बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, कुछ कुछ ऐसी होती है कि लाइफ टेकिंग हो जाती है। तो 10 साल तक सेवा चल ही रही है। नहीं बिल्कुल क्योंकि लंबी होती है, पहले एमबीबीएस फिर एमडी मेडिसिन, बिल्कुल 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 डीएम, तो ये ऑन एन एवरेज मान के चले 13-14 साल हो जाते हैं पूरा ये व्यक्ति सच समझ नहीं पाता। कोई कहता है स्ट्रेस है, कोई कहता है अरे वर्क लोड है, कल्चर है, लाइफस्टाइल ऐसी है किया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही टॉपिक छेड़ा है। एक्चुअली मिर्गी या दौरा कह लीजिए या फिट्स कह लीजिए या एपिलेप्सी भी कुछ लोग बोलते हैं, सीजर्स भी है। तो ये बेसिकली ब्रेन में बहुत अचानक से एक तेज एक्टिविटी हो जाती है और उसकी बेटी हुई या बच्चे हुए, उसको भी आगे चल के ये दिक्कत एक होती है जो 5-6 साल बाद उसको भी इस तरह क्या ये पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट है, अगर है तो इस पर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। आप सभी का हेल्थ कॉर्नर में स्वागत है। हेल्थ कॉर्नर एक ऐसा शो है जहां हम बात करते हैं डॉक्टरों से, तमाम विशेषज्ञों से बात करते हैं, आपकी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारियों को जुटाते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि बीमारियां से सतर्क रहना और उनसे उनका बेहतर इलाज कैसा करना है। और इसी कड़ी में आज पहुंचे हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जिन्होंने न्यूरो फिजिशियन की दुनिया में एक बेहतरीन कदम रखा है। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमित चंद्रा की। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हेल्थ कॉर्नर में हम तमाम लोगों से बात करते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं और आपसे आज हम न्यूरो फिजिशियन का क्या काम होता है हल्का फुल्का ये भी जानेंगे और उससे जुड़ी क्या क्या बीमारियां होती इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, कैसे स्वास्थ्य के इस क्षेत्र में आप योगदान दे रहे हैं, कब से और कैसे क्लिक हुआ कि मुझे डॉक्टरी बनना है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चंद्रा और मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ या न्यूरोलॉजिस्ट भी लोग कहते हैं। और मेडिकल लाइन में एक्चुअली फादर भी मेरे डॉक्टर हैं। अच्छा। तो फिर उनके साथ में ये चीज़ है कि भाई हाँ नहीं, इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन, तो उन्होंने भी बोला और फिर आगे बायोलॉजी ली और फिर एमबीबीएस की। वो भी न्यूरो फिजिशियन थे? नहीं, न्यूरो फिजिशियन नहीं है, ही इज एमबीबीएस और ही इज सीएमओ। हाँ ओके। तो फिर जब एमबीबीएस करा आगे, फिर धीरे से फिर पीजी का वो प्लान बना। फिर जब पीजी में जब हम लोग की पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल में जी, तो तो फिर उसमें हम लोग पेशेंट से वो होते हैं, मिलते हैं, तो फिर अलग अलग प्रकार के पेशेंट। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट मतलब ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्चुअली जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ही जो न्यूरो के पेशेंट होते हैं बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। मतलब एक तरीके से कह लें कि बीमारियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, कुछ कुछ ऐसी होती है कि लाइफ टेकिंग हो जाती हैं, तो काफ़ी सफरिंग्स होती हैं पेशेंट में। तो वो सब चीज़ें देख के फिर मुझे लगा कि नहीं, न्यूरो फिजिशियन बना जाए। तो फिर उसके आगे फिर डीएम न्यूरोलॉजी किया फिर मैंने, तब फिर न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और अभी 2021 से आगे सर्व कर रहे हैं पूरा। बाकी तो उससे पहले भी एज ए फिजिशियन भी था मैं, और बस यही है। 10 साल लगभग सेवा चल ही रही है। नहीं बिल्कुल क्योंकि लंबी होती है, पहले एमबीबीएस फिर एमडी मेडिसिन, बिल्कुल बिल्कुल डीएम, तो ये ऑन एन एवरेज मान के चले 13-14 साल हो जाते हैं, पूरा हो जाते हैं। और को भी मिला के बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हर लेवल पे कंपटीशन होता है, प्लस वो भी टफ होता चला जाता है। बतौर न्यूरो फिजिशियन एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। देखिए डॉक्टर्स तो हैं ही, ये जिम्मेदारी, वो तो एमबीबीएस तो शुरुआत है ये। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आपने जब न्यूरो की बात करी, न्यूरो सर्जन होते हैं, फिजिशियन होते हैं, तमाम चीजें होती हैं आपने, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सर्जरी से ना करके मेडिसिन, छोटी छोटी बीमारियां हैं। और बात अगर न्यूरो की हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कई मेरे जानने वाले भी हैं जो, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं उनको क्योर करना बड़ा ही मतलब एक बहुत अपने आप में चैलेंज है। आजकल देखा गया मिर्गी और दौरे का जो दौरा होता है, मिर्गी फिट्स आना, चक्कर आना, ये व्यक्ति सच समझ नहीं पाता। कोई कहता है स्ट्रेस है, कोई कहता है अरे वर्क लोड है, कल्चर है, लाइफस्टाइल ऐसी है किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, मिर्गी या दौरा वो क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही टॉपिक छेड़ा है। एक्चुअली मिर्गी या दौरा कह लीजिए या फिट्स कह लीजिए या एपिलेप्सी भी कुछ लोग बोलते हैं, सीजर्स भी है। तो ये बेसिकली ब्रेन में बहुत अचानक से एक तेज एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन के किसी भी एरिया में, और वो पूरी हाइपर सिंक्रोनाइज्ड रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से फिर डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से एरिया में वो एक्टिविटी हुई है, जिसके आधार पे फिर वैसे ही लक्षण आते हैं व्यक्ति को। तो ये बेसिकली सडन होता है, यानी अचानक से होगी एक्टिविटी, थोड़ी देर के लिए होती है और थोड़ा सा आगे ये प्रोग्रेस भी कर जाती है। अब ज़्यादातर बिल्कुल बात सही है कि ज़्यादातर व्यक्ति इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये
कभी कभी होता है, वो अलग बात है कि जब आप इलाज नहीं लेते तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर ये लाइफ टेकिंग हो जाती है। तो शुरुआती दौर में आदमी इसको इसी तरीके से लेता है कि हम रात भर जग गए या कुछ स्ट्रेस हो गया, या कुछ लोग का ये भी मानना है कि ऊपर ही चक्कर है तो भूत प्रेत के उस पर चक्कर में पड़े रहते हैं, बाबाओं के चक्कर पड़े रहते हैं और हम लोग के पास काफ़ी लेट आते हैं जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसमें जागरूक होना बहुत जरूरी है लोगों का कि किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको लग रही है अचानक से हुई है, थोड़ी देर के लिए हुई है, पेशेंट सही हो गया, क्योंकि लोग का ये भी मानना है कि थोड़ी देर में तो पेशेंट सही हो गया, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि ये आगे बढ़ के ब्रेन को कभी कभी परमानेंटली डैमेज कर देती है, जिसके कारण फिर वापस पेशेंट को रिवाइव नहीं कर पाते हम लोग। और यही एक कंडीशन स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन के अंदर दौरे लगातार चलते रहते हैं। तो वो फिर तुरंत मतलब आप समझिए कि 30 मिनट का ही खेल होता है उसमें। अगर आधे घंटे के अंदर पेशेंट को तुरंत उपचार नहीं मिला, आईसीयू में जाके हम लोग को तुरंत एनेस्थीसिया देके समहाउ ब्रेन की पूरी एक्टिविटी रोकनी पड़ती है और फिर दवाइयाँ देते हैं। तो अगर वो 30 मिनट के अंदर पेशेंट के ब्रेन को नहीं मिली तो फिर ब्रेन कई बार परमानेंटली डैमेज हो जाता है, लेकिन व्यक्ति ये चीज़ नहीं समझ पाता है। और अक्सर ही हम लोग पास में ऐसे आते हैं कि झाड़ फूक कराते रहते हैं, या कभी कोई दूसरा उनके पड़ोस में व्यक्ति है दौरे वाला या कहीं और, या कि फलाना बाबा के वहां गए थे, बिल्कुल, और उससे दवाई ले लेते हैं भाई। ज्यादातर आजकल झोला छाप सबको नाम 2-4 पता, और आजकल एक और झोला छाप के अलावा आ गए डॉक्टर गूगल। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ज्यादा ही मार्केट आदमी ने गूगल किया बस तुरंत कट से अच्छी ये दवाई खा ली, जबकि वो ये जानते ही नहीं कि उस दवाई के क्या साइड इफेक्ट होंगे या वो एग्जैक्टली आपके लिए दवाई बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दौरे होते हैं, उसके हिसाब से हमको दवाइयाँ सेट करनी होती है। तो बेसिकली फिट्स यही है कि सडन एक्टिविटी होती है ब्रेन में जो कि हाइपर सिंक्रोनाइज हो जाती है, और फिर इसमें जैसे कि लक्षण आ सकते हैं कि जो नॉर्मली आदमी देखता है कि पूरे हाथ पैर ऐसे करके ऐड जाते हैं, आंखें ऊपर को टंग जाती है, जबान कट जाती है, पेशाब छूट जाती है। ये तो कॉमन जो GTCS हम लोग बोलते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं, ये कॉमन वैरायटी है जो कि लोग समझते हैं। लेकिन कई ऐसे दौरे होते हैं जो कि आदमी समझ ही नहीं पाता है, जिसमें जैसे कि इस तरह के लक्षण हो जाते हैं कि आदमी बात करते करते रुक सकता है, 2-3 सेकंड के लिए रुक गया बस, वो भी दौरा है। इसके अलावा कई बार ऐसे ऐसे करके बार-बार होठ को गीला करना या चलाना, या कुछ आपके कुछ नहीं समझ रहा है, बस ऐसे इधर उधर देख रहा है वो थोड़ी देर के लिए, वो भी दौरे हो सकते हैं। फिर कई बार किसी एक तरफ का ही हाथ या पैर ऐंठना, वो भी दौरे हो जाता है। प्लस कई बार खाली ऐसे चौक जाना, ये भी दौरे होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के दौरे होते हैं। ये शुरुआती ये लक्षण है, शुरुआती ये लक्षण है, जी हाँ, ये लक्षण है जो कि कई बार पेशेंट नहीं समझ पाता है कि ये एबनॉर्मल है। अच्छा, गांव देहात में देखा है किसी मिर्गी आगे सड़क पे बैठा हुआ है, क्योंकि आपने झाड़ फूक का लिया तो मुझे एक फिल्म याद आ रही है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें देखा है बीच रास्ते में तो लकड़ी मुंह में लगा देते हैं, उस करके लकड़ी है, जूता सूंघा दिया, ये सब नहीं, ये सब गलत एक्टिविटी है। उस पर भी अभी हम आएंगे कि दौरे में बेसिकली क्या हमको नहीं करना चाहिए। तो जैसे कभी आता है बाई चांस, इन शॉर्ट अभी बता दे रहा हूँ कि व्यक्ति को बस करवट करा दीजिए, करवट कोई भी हो, बाएं दाएं हो, लेकिन मुंह से कुछ ना डाले और कुछ भी इस तरह की चीजें ना दें, ना खिलाएं पिलाएं, क्योंकि नॉर्मली आदमी पानी पिला देता है कुछ, तो वो तुरंत फेफड़े में चला जाएगा, पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा और एक्सपायर हो सकता है। तो ये सब चीजें नहीं करनी होती हमको, कभी भी ऐसा हम लोग पेशेंट देखे तो बात यही दौरे की जैसे थी, तो इसमें बेसिकली ये अलग अलग प्रकार के सिम्टम होते हैं। तो इन शॉर्ट बस आदमी ये समझ ले कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि अचानक से हो, कुछ देर रुके और चली जाए, तो ये दौरे की श्रेणी में आ सकती है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है आपको आसपास में, तो तुरंत आसपास जाकर न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से जाकर संपर्क करें और फिर उसका आगे का फिर इलाज। क्या कारण क्या होता है डॉक्टर साहब? क्या कोई बचपन की ऐसी घटना या सदमा, या इसको मेंटल डिसीजेस की श्रेणी में भी रख सकते हैं? मेंटल डिजीजेस की श्रेणी में ऐसे डायरेक्टली नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, ये जो कारण है, प्रमुख कारण यही है कि जैसे किसी प्रकार का ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, जैसे मेनिंजाइटिस हो गई है, या जैसे बच्चों में आमतौर पे कॉमन आजकल मियादी बुखार, सर का बुखार, जी बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में जैसे ये चीज ज्यादा कॉमन होती है, मेनिंजाइटिस हो गई, या किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया, या कोई चोट लग गई, उसका निशान हो गया ब्रेन में, जैसे चोट का भी इम्पैक्ट आ गया भाई। कई बार बहुत सीवियर इंजरी है जिसका ब्रेन पे इम्पैक्ट आता है, कई बार माइनर होती है जो ब्रेन में नहीं पहुंचती है, तो उसका तो नहीं होता है, लेकिन सीवियर उसका होता है। और कुछ और इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि हमारे देश में कॉमन है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, NCC जो होता है, जो नॉर्मली ज़्यादा ये धनिया वगैरह हो गई या पॉर्क मीट बाई चांस कंज्यूम हो गया, जो अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है पेशेंट नॉनवेज वगैरह बाहर खा रहा, बाहर मिलावट हो गई, उसमें पॉर्क का मीट मिला हुआ, और ढेर सारे उसके दिमाग में कीड़े कंडे चले जाते हैं, जिसको NCC बोलते हैं। तो वो कारण हो गया, प्लस TB की गांठें हो गई। और ये बेसिकली ये प्रेसिपिटेट होता है बेसिकली कि स्ट्रेस वगैरह से या रात में ना सोने से, ज़्यादा TV मोबाइल देखने से, तो वो प्रेसिपिटेट होता है। तो इसलिए आदमी ये सोचता है कि स्ट्रेस से हो गया, बट स्ट्रेस इज जस्ट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, नॉट द डिजीज।
डिजीज उसको ब्रेन में है, जैसा मैंने बताया भी, ये सब कॉमन कारण है जी। और वो चीजें प्रेसिपिटेट करती हैं, तो इसलिए पेशेंट को आता है, तभी वो सोचता है कि हमको स्ट्रेस हो गया तो इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ ऐसी ऐसी न्यूरोलॉजी बीमारियों में हम लोग का मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे वो होता है खराब, तो इसलिए फिर वो साइकेट्री में भी कई बार ये चीजें चली जाती हैं। भाई पेशेंट सोचता है कि नहीं हमारा पेशेंट मेंटल हो गया या पागल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आदमी कंफ्यूजन के कारण इसीलिए उसे दौरे आ रहे हैं। Exactly, जबकि ये वाइस वर्सा है कि कुछ न्यूरोलॉजी बीमारियों में साइकेट्रिक बीमारियां भी कॉमन है, प्लस कुछ साइकेट्रिक बीमारियों में न्यूरोलॉजी बीमारी है। दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आदमी जो सोचता है ये पागल हो गया, इनको मेंटल में बिल्कुल जाओ। जी बिल्कुल, जबकि वो होते हैं दौरे। बिल्कुल तो इस प्रकार के कुछ कारण होते हैं, जैसे स्ट्रोक हो गया पेशेंट को, बिल्कुल, तो उसमें भी ब्रेन में फोकस पड़ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है कि ब्रेन पे कोई भी चीज अगर ऐसी वो कर रही है इम्पैक्ट, तो उससे दौरे आ सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा, एक और आपसे बात जानना चाहेंगे, फिर आपने कई चीजें करी। एक होता है साइड इफेक्ट, जी, 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 जी। टैबलेट्स का, लोग अपने आप से या डॉक्टर गूगल से पूछ लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, उनका बिल्कुल, चीजें, बिल्कुल। या बगल की पड़ोसी चाची मामी दादी पुराने नुस्खे आगे मैंने कहा था लकड़ी वाला, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और इसके अलावा नॉन वेज, एक्चुअली नॉन वेज तो है, खैर हम लोग जब भी मैं कई डॉक्टर से हम चर्चा करते हैं, लोग नॉन वेज खाते हैं प्रोटीन मिलेगा, एक मिथ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन प्रोटीन सबसे ज्यादा वेज में होता है, हम कोशिश करते हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके उपचार क्या है, कारण तो आपने बता दिया, जी, 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 जी। और बिल्कुल आपने कहा पोर्क मीट हो गया या धनिया या तमाम चीज, आजकल तो शाकाहारी चीजों में भी आ रहा है, तो उसमें भी हम लोग बिल्कुल, बताया गया है कि बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे साफ सफाई करके खाना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उपचार हम इस पर शुरुआती तौर पर अगर देखें तो कैसे करेंगे? उपचार में बेसिकली ये है कि जैसे पेशेंट को दौरे का है, तो हम लोग पहले सिम्टम्स देखते हैं कि पेशेंट को किस प्रकार के दौरे आ रहे हैं, उसके हिसाब से लोकलाइज करते हैं कि ये दौरे किस प्रकार के हैं। कोई जांच होती है? फिर हाँ बिल्कुल, CPRO में भी, तो फिर उसके आगे हम लोग CT स्कैन या MRI स्कैन कराते हैं ब्रेन का, और फिर उसमें हमको पता चलता है ब्रेन में क्या कारण है, और साथ में एक EEG की जांच होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, जो कि ब्रेन की एक्टिविटी को रीड करता है, जस्ट लाइक जैसे ECG होता है हार्ट के जी, लिए, हार्ट का। तो ऐसे ब्रेन के लिए EEG होता है। तो उसमें फिर हम लोग लोकलाइज करते हैं किस प्रकार के दौरे हैं, तो पहले फोकल या जनरलाइज, तो उसके बेसिक पे हम लोग फिर दवाएं देते हैं कुछ डिपेंडिंग ऑन पेशेंट। अब जैसे पेशेंट फीमेल है, यंग फीमेल है, जिसमें हमको मालूम है आगे मैरिज होनी है, शादी होनी है, तो ऐसी दवाइयाँ हम लोग चूज करते हैं जो कि प्रेगनेंसी से सेव होती है, बच्चे पसंद नहीं आती है। फिर कुछ एल्डरली पॉपुलेशन, उसमें हमको कुछ दवाएं ऐसी देखनी होती हैं, क्योंकि अब पुराने जो पहले दवाएं थी, जैसे एप्टाइन वगैरह आपने सुना होगा, या गार्डेनाल वगैरह आती है जो नॉर्मली लोग ले लेते, मिल जाती है, तो वो दवाइयों के साइड इफेक्ट जैसे कि बोन्स वगैरह धीरे धीरे कम होने लगती हैं। फिर ब्रेन का सेरेबेलम एक एरिया होता है जो बैलेंस करता है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। तो इसलिए आज की डेट में उन सब दवाइयों को साइड इफेक्ट ज़्यादा है, जो आजकल नए जनरेशन की दवाइयाँ आ गई उनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो हम लोग उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि पेशेंट यंग है, एल्डरली है, या कुछ और उसको साथ में है। अब जैसे कई बार कुछ लोगों को एंजाइटी हो गई, तो एंजाइटी से हम लोग कुछ दवाएं ऐसी सेलेक्ट करते हैं जिसमें एंजाइटी का पोर्शन कम हो, इस तरीके हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके साथ ऐड ऑन करते हैं पेशेंट बाय पेशेंट ये दवाइयाँ सेटलमेंट। बिल्कुल, और दवाइयों के साथ साथ जो सबसे जरूरी है वो है प्रिकॉशंस की, पेशेंट्स को ये जरूर हम लोग सावधानियाँ क्या है, ये मैं आप आ ही रहा था जी। हाँ, तो दवाइयों के साथ में ये रहता है कि अगर अब कई बार इसमें नशा क्योंकि ज़्यादा होता है, न्यूरो की दवाई में कुछ में नशा ज़्यादा, तो ज़्यादातर पेशेंट इसीलिए छोड़ देते हैं कि नशा हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि भाई अगर कुछ दिक्कत हो रही है पेशेंट को, तो आके एक बार हम लोग को बताएं। और बाकी प्रिकॉशंस में मैं यही बताना चाहूँगा कि साथ में जैसे कोई भी प्रकार का नशा ना करें, जैसे गुटखा, तंबाकू या शराब वगैरह या कुछ और चीज़ें, वो सब ना ले। और साथ में प्रॉपर स्लीप लेनी है, 7 घंटे की नींद लेनी है प्रॉपरली, ज़्यादा टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना है, और ज़्यादा सोचना नहीं है, शोर शराबे में नहीं जाना है। जैसे त्योहारों का टाइम आ रहा है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग को प्रिकॉशन रखना है कि कोई अगर मिर्गी के दौरे का पेशेंट है तो वो ज़्यादा तेज़ लाइट वगैरह ना देखे, इरिटेशन ऐसी चीज़ें ना हो, बिल्कुल जो दिमाग पे पीसफुल एरिया को बिल्कुल। अब जैसे शादी ब्याह में गए, बैंड बाजा है, तो उससे भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, या रात में जग गए तो उससे भी फ्रस्ट्रेट हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करें, अपना शेड्यूल अपना फिक्स रखें बेसिकली। बाकी नॉर्मल एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने जो भी पढ़ाई लिखाई करनी है सब कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन ये कि लेट नाइट नहीं जगना है, दवाइयाँ प्रॉपर खानी है, और साथ में ये सारे प्रिकॉशन लेते हैं। दवाइयों की आपने डॉक्टर साहब बात की, एक चीज़ आपने बोली नशा, कि कई लोग नशे के चक्कर में, क्योंकि जाहिर सी बात नीरो की है तो माइंड को पीस करने के लिए बिल्कुल कुछ दवाइयाँ कुछ उसमें होते हैं। जी। कई लोगों को मैंने देखा है वो इस ठीक हो जाते हैं तब भी कंटिन्यू करते रहते हैं, या वो उस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर वही उनकी दुनिया रह जाती। तो क्या इसको कैसे हम आप लोग टिकट नहीं बिल्कुल बात आप सही है, एक्चुअली हैबिचुअल नहीं हो जाते हैं, लेकिन ये होता है कि उनके अंदर आ जाता है कि अभी हम दवाई खा लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। अब एक्चुअली इसमें भी है कि
लोग क्या करते हैं जैसे बिना परामर्श की दवाई खाते रहते हैं। अब अक्सर ही हम लोग पूछते हैं अच्छा दवाई क्या चल रही है, तो बताते हैं फला डॉक्टर साहब की चल रही है। हमने कब दिखाया उनको, कह रहे हैं 2 साल पहले। हमने कहा 2 साल बताइए आप कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई 2 साल। तो ये साफ साफ जब पर्चे देखते हैं लिखा होता है महीना 2 महीना, क्योंकि सीधी सी बात है कई टाइम में बॉडी में चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। तो पेशेंट का ये मानना होता है कि यार हम क्या डॉक्टर साहब के पास जाए, बार बार यही दवाई चलनी हो, सब ऐसा यही सब तो गलत फहमियाँ है। भाई ठीक है दवाई सेम चले, बिल्कुल रिपोर्ट करना है, जितने दिन बाद आपको बुलाया जाए। क्योंकि अगर हम लोग लिख रहे हैं 2 महीने 3 महीने तो कुछ सोच के लिख रहे हैं। अब ये पेशेंट अक्सर मिस कर जाता है। इसमें पेशेंट है प्लस उसके रिश्तेदार है और कहीं से चाचा ताऊ, और वहाँ अच्छा वो डॉक्टर है वो मेडिकल में ही है। और एक तो ये होता है कि अच्छा मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो आदमी सोचता है नहीं हम ही डॉक्टर बन गए हैं। मैं सीधी सी बात है, जैसे मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, अब अगर मान लीजिए हमारी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। बिल्कुल। जैसा कार्डियोलॉजिस्ट वाले डॉक्टर साहब बोलेंगे वैसा मैं फॉलो करूंगा ब्लाइंडली। मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है। भाई ऐसा तो नहीं मुझे उस चीज में नॉलेज नहीं, नॉलेज है बिल्कुल, लेकिन बात है कि जब वो डीएम जो स्पेसिफिक है एक्सपर्टीज जिसकी जो है, बिल्कुल। या मान के चलिए अब गायनेकोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम है तो जैसा गायनेकोलॉजिस्ट वाले डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है आप पूछिए, क्लैरिफाई करिए, बिल्कुल बेशक करिए। मैं तो खुद कहता हूँ पेशेंट से आप 10 बार पूछिए। लेकिन पेशेंट क्या है कि अच्छा मरीज सही हो गया चल रहा है तो दवाई अपने मन से कंटिन्यू करते हैं। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि पेशेंट अपने मन से खाता है। अच्छा मतलब 100 में 99.99% जी पेशेंट चाहे वो न्यूरो के हों चाहे वो किसी, दवाई जब बंद करते हैं तो फिर डॉक्टर से परामर्श नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। यही मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की मेडिकल लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दवाई वो बंद कर देते, अपने मुझसे पूछते नहीं है कि भाई दवाई कैसे चलनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई दवाई जैसे स्टार्ट हुई है तो वैसे ग्रेजुअली हम लोग टेपर ऑफ करते हैं। बिल्कुल। अब कई बार जैसे पेशेंट के इन्फॉर्मेशन में बताते हैं कि भाई दवाई 3 साल चलनी है, तो पेशेंट ये सोचता है कि 3 साल में बंद कर दी, जबकि 3 साल बाद हम लोग को कुछ टेस्ट करने होते हैं, जैसा भी मैंने बताया ईजी वगैरह करके हम लोग ब्रेन की एक्टिविटीज देखते हैं कि अब सब कुछ सही, तब हम लोग टेपर ऑफ करते हैं। क्योंकि जब हम लोग बंद करने के होते हैं तब उस टाइम भी दौरे आने के चांस रहते हैं। एक डॉक्टर साहब अभी आपने बात की उसमें मुझे एक चीज़ याद आई कि अब लेडीज़ और जेंट्स में थोड़ा सा दवाई का देखते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये होता है। मुझे एक चीज़ याद क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या ये जेनेटिक हो सकते हैं? मान लीजिए कोई एक लेडीज़ है उसको ये मिर्गी आता है, दौरे आते फिट्स आते हैं और उसकी बेटी हुई या बच्चे हुए, उसको भी आगे चल के ये दिक्कत एक होती है जो 5-6 साल बाद उसको भी इस तरह क्या ये पॉसिबिलिटी कितनी % है? अगर है तो इस पर क्या कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। कुछ बीमारियाँ जेनेटिक होती हैं लेकिन इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। मतलब कुछ स्पेशल टाइप्स के होते हैं, एपिलेप्सी जो है तो उसके फिक्स सिम्टम्स होते हैं कि इस तरह के सिम्टम। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं सीजर्स जो देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं तो वो ज़्यादातर जेनेटिक नहीं होती। हाँ ये होता है कि उस फैमिली में मतलब नॉर्मली देखा गया कि जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा होता है। जैसे सिबलिंग्स भी हैं तो 30% के आसपास चांस होते हैं, तो अगर एक बच्चों को है तो दूसरे बच्चों को आने का चांस रहता है, या माँ है तो बच्चों में थोड़ा सा रहता है। लेकिन नॉर्मली ये जेनेटिक नहीं होती, बहुत ही कम पोर्शन जो सीजर्स के मतलब ना भी नहीं कह सकते, हाँ भी नहीं कह बिल्कुल। सकते। तो कुछ जो है सिम्पटम्स होते हैं वैसे एपिलेप्सी सिंड्रोम्स होते हैं, डफेल वगैरह ये सब जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, वो जेनेटिक ये होते हैं। हाँ लेकिन सारे को आप नहीं कर सकते। मेजर जो सीजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी जो मेजर्स हैं वो जेनेटिक नहीं होती है। ये मतलब ये कह सकते हैं इट्स अ बैड लक अगर हम बोलें। हाँ एग्जैक्टली बैड लक और क्योर पे डिपेंड है चीज़। बिल्कुल कि बिल्कुल अगर, बिल्कुल मतलब लोग थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कि आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ, प्रेगनेंसी टाइम में अगर हमने ये फिट्स की दवाइयाँ ली तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है, साइड इफेक्ट जैसे आप बोले। नहीं उसका साइड इफेक्ट नहीं, दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं उसमें, उसका कोई रोल नहीं। वो जस्ट पेशेंट का ही प्रीडिस्पोजिशन बेसिकली है कि वो दौरे आने के चांस रहते हैं। लेकिन दवाइयाँ इसीलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना कि भाई प्रेगनेंसी सेफ हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। चन्नीरो क्योंकि बात है कि लेकिन हाँ कुछ दवाइयों का ऐसा रहता है, खासतौर से जो पुरानी दवाइयाँ जैसे गार्डनल मैंने भी बताई, तो वो दवाइयाँ अचानक से नहीं छोड़ी जाती। अब यहीं पे होता है कि भाई जिसको नहीं पता है वो कोएक्स से प्रेगनेंसी टाइम में छोड़ दो, बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग है ना। तो वही मैंने बताया ना कि भाई आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है आप आके डॉक्टर से पूछिए। बिल्कुल। और प्लस ज़्यादातर लोग जैसे मैं भाई वो पेरिफेरी पे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते नहीं। न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन के पास बहुत ही लेट आते हैं।
और कोएक्स से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो जैसा अभी बताया कि कुछ कुछ दवाइयों का अचानक से छोड़ना ना नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर झोला छाप, डॉक्टर गूगल के बिल्कुल। और आसपास पड़ोस और ये भी के आपके लोगों से माध्यम से चक्कर थोड़ा सा मैं मारते हैं। बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग दवाइयाँ खरीदते रहते, पता नहीं कौन से मेडिकल स्टोर से, जो उनको 2-2 साल 3-3 साल देते रहते हैं। बिल्कुल तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया मेडिकल स्टोर बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ ना दें। बिल्कुल, कुछ दवाएं नारकोटिक्स में भी आ चुकी हैं बिल्कुल। अब तो काफी और चीजें वो अपने मन हालिया, से सेल करते रहते हैं, फिर वो नुकसान करती है। बिल्कुल कई चीजें हमने लोग देखी हालिया, कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कई ज्यादा सिरप तमाम चीजों के बारे में, एग्जैक्टली। तो यही तो है कि और आप लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं है और वो लेते रहते हैं, मेडिकल स्टोर वाले भी देते रहते हैं। भाई तो उनको मना कर दें, मत दें। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पे भी चीजें होनी भाई चाहिए। शुरुआत में तो चलो ठीक है, कुछ दिन आप दे सकते हो, चलो कोई इमरजेंसी है भाई, किसी को नहीं दिखा पा रहे, बिल्कुल तो वो लेकिन कितने 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये थोड़ी ना सालों साल आप चलता रहता है। टाइम टू टाइम होना चाहिए तभी चीजें, क्योंकि बिल्कुल। हर दिमाग अलग, हर दिमाग की चाबी और हर दिमाग बिल्कुल, की बिल्कुल। In fact, दवाई अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, यही लोगों को समझना चाहिए। लेकिन यही नहीं समझ, समझते हैं। बिल्कुल। और ये एक्चुअली ये वाली लाइन जो होती है मेंटल वाले फील्ड में ज्यादा बोली, मेंटल डिसीजेस में ज्यादा बोली जाती है, लेकिन शुरुआत में जब आप हमारी आपकी बात हुई कि न्यूरो फिजिशियन और थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन रहेगा। हाँ, वो कॉमन रहता है, बिल्कुल। तो ये तो बात होगी मिर्गी की, हालांकि इस पे थोड़े से और सवाल रहेंगे, मैं आपसे बाद में करूंगा। ब्रेन स्ट्रोक, क्योंकि आपने शुरुआत में भी जिक्र किया था, तो मैं उससे आपसे, क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक? क्योंकि कभी कोई कहता है ब्रेन क्लॉट और तमाम चीजें, नस फट गई, इस तरह की चीजें आती, क्या इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। ब्रेन स्ट्रोक या लकवा कह लें तो ये बेसिकली ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन की सप्लाई रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, और फिर लक्षण जो डिपेंड होते हैं वो ब्रेन के कौन सा एरिया गया है उसके हिसाब से लक्षण आते हैं। तो मेजर जो अगर सिंपल टर्म्स में बात करें हम लोग, तो ब्रेन स्ट्रोक 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया क्लॉटिंग, यानी कि दिमाग में खून का संचालन रुक गया, वो किसी भी वजह से, उसके लिए हम लोग बाद में बात करते हैं। और एक हो गया ब्लीडिंग हो गई, यानी कि जो ब्रेन हेमरेज हो गया। तो वो जनरली हम लोग देखते हैं कि बीपी वगैरह बढ़ जाने की वजह से दिमाग की नस फट जाती है और जिससे पूरे ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। ये तो कॉमन प्रकार के हो गए, बाकी और भी हैं जिसमें हम लोग को न्यूरो सर्जरी के लिए जाना होता है, जैसे SDH हो गया, EDH हो गया, ये जैसे चोट के लगने की वजह से हो जाते हैं ब्रेन हेमरेज, तो इसके हम लोग को सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये बेसिक जो है, तो जनरली इसमें दवाइयों का रोल रहता है। बहुत ही कम कंडीशन में जिसमें दिमाग की सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत बड़ा अगर आ गया हेमरेज, तो उसमें हम लोग को ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। तो बेसिक नॉर्मल जनता को समझने के लिए ये है कि ब्रेन स्ट्रोक लकवा, यानी कि ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी सप्लाई जो है रुक गई, और उसके जो सिंपल कॉजेज मतलब है कि एक तरफ क्लॉटिंग हो गई कि यानी कि ब्लड सप्लाई रुक गई, क्लॉटिंग आ गई, खून का धक्का जम गया, जी। और एक हो गया ब्रेन हेमरेज, यानी कि नस फट गई। डॉक्टर साहब आप थोड़ा आगे कंटिन्यू करें, थोड़ी सी एक मेरा क्वेश्चन है, ये भ्रांति है या लोगों में क्या है, जरा थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। अक्सर क्या किसी के सर पे चोट लगी, जी। अब मान लीजिए चोट तो लग गई कस के, क्योंकि मुझे याद है किसी स्टेशन की बात है, लोहे का पाइप लगा किसी व्यक्ति पे, सर फट गया, तो लोग 2-3 बड़े खुशी में कह रहे अच्छा हुआ फट गया सर। नहीं फटता, क्लॉट जम जाता तो आगे चल के बड़ी दिक्कत हो जाती, मतलब खून निकल गया तो बड़ा अच्छी बात है। ये मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा कभी किसी होगा एक्सपर्टीज में पूछूंगा, अभी मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि ब्रेन की आप बात कर रहे हैं, ये क्या साइंस है, ये अपने आप में ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि खून बाहर निकल गया फट गया तो ये अच्छी बात है, या अंदर क्लोज रहेगा क्लॉट है तो वो अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों ही चीजें खतरनाक होती हैं भाई। अगर फट गई है तो ब्लीडिंग हो रही है पूरी, तो वो पता लगा धीरे धीरे करके शॉक में पेशेंट चला गया, बीपी खत्म हो गया, तो फिर एक्सपायर हो सकता है पेशेंट। और क्लॉट अगर है ब्रेन में है तो वो भी धीरे धीरे करके ब्रेन पे इफेक्ट डालेगा, पूरा फैलेगा। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये चीज ज्यादा बेटर है या ये बेटर है। दोनों ही केसेस में आपको तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और फिर आगे उसके टेस्ट वगैरह करा के देखें भाई क्या चीज़ है वो चीज़। जैसे क्लॉट जमता है तो वो शुरुआती तौर पे समझ नहीं आती ये चीजें। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लॉट अगर जमता है वो सब आ जाता है, लेकिन बस ये जैसा अभी मैंने बताया ना कि वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से एरिया में आया। जैसे अभी मैंने लक में बताया कि भाई कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसकी वजह से सिर्फ हाथ की कमजोरी आ जाती है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पैर की कमजोरी आती है, नर्वस सिस्टम नॉर्मली जी। अब नॉर्मली जैसे हम लोग जो लकवा देखते हैं उसमें क्या होता है, एक साइड का पैरालाइज हो जाता है, जी। तो ये होता है कि जब ब्रेन का जो एरिया होता है, जब थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोक बड़ा होता है बेसिकली, तब जाके हाथ और पैर या चेहरे के भी जो टेढ़ापन थोड़ा सा है, जबान जो लड़खड़ाती, ये चीजें, तो ये बेसिकली जो डिपेंड करता है ब्रेन के उस पर। और जैसा कि अभी है कि भाई ब्रेन के स्ट्रोक के जैसे लक्षण अगर है कि लक्षण जी, हाँ, तो उसमें कॉमन सा सिनोनिम याद करने के लिए है बी फास्ट। कि बी फास्ट में क्या है कि बैलेंस, बी फॉर बैलेंस, यानी कि अगर किसी को बैलेंस करने में दिक्कत हो रही, ई मतलब आइज,
यानी अचानक से आप देख रहे हैं कि आइस का कुछ मूवमेंट गड़बड़ हो गया है या दिखने में कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद फास्ट में एफ मतलब फेस, यानी फेस चेहरे का टेढ़ापन अगर हो गया है। फिर ए मतलब आर्म, यानी हाथ की कमजोरी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आ रही है तो आदमी समझ सकता है कि उसको ये है कि भाई इसे स्ट्रोक हो सकता है, तो तुरंत आसपास के अस्पताल में जाए, क्योंकि इसमें 4.5 घंटे का गोल्डन पीरियड होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग टेस्ट कराते हैं और ये निकल के आता है कि क्लॉटिंग वाला है, हेमरेज वाला नहीं है, ये सिर्फ 4.5 घंटे क्लॉटिंग वाले के लिए है। तो क्लॉटिंग अगर होती तो आजकल एक नया थ्रोम्बोलिसिस होता है। तो थ्रोम्बोलिसिस मतलब कि सीधे दवाई देते हैं और वो पूरा लाइज हो जाते हैं, यानी जो क्लॉटिंग है वो जल्दी हो जाता है जी। और जो कन्वेंशनल हम लोग की थेरेपी है, जो दवाइयाँ हैं, वो तो थोड़ा टाइम लगती है, लेकिन आजकल थ्रोम्बोलिसिस आ गई है। तो हम लोग वो भी कुछ पेशेंट में करते हैं। पहले हम लोग का सेट वो होते हैं पूरा, उसका असेस करते हैं कि कितनी सीवियरिटी है स्ट्रोक की और पेशेंट सुटेबल है कि नहीं है, तब उसके हिसाब से हम लोग थ्रोम्बोलिसिस, क्योंकि उसमें फिर रिस्क रहता है हेमरेज का। ओके, हाँ जी। तो उसमें फिर रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं। कई बार तो ये है कि एकदम पूरा गायब हो जाता है, मतलब पेशेंट एकदम फिट हो जाता है, ये चीज होता है। तो जी, तो वो सब डिपेंड करता है। अगर 4.5 घंटे के अंदर गोल्डन पीरियड जो आपने जी बताया, बिल्कुल गोल्डन पीरियड जो 4.5 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आता है तो हम लोग थ्रोम्बोलाइज करते हैं, ये चीज़ है। तो लकवे में यही है कि भाई अचानक से कोई ऐसी डेफिशिएंसी हो गई जो कि थोड़ा परमानेंट है, तो उसमें व्यक्ति को सस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई ये लकवा हो सकता है, तुरंत रश करें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाए आके। फिर आगे हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये दवाई से हम लोग सही करना है या ऑपरेशन के थ्रू जाना है। तो ये ब्रेन की आपने तमाम चीज़ें बता दी और एक भ्रांति जो थी वो आपने बहुत दूर कर दी। वो क्योंकि मुझे याद है कि वो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तभी मुझे याद आया, मैंने कहा आपसे उस पर भी चर्चा करें। क्योंकि आपसे हम जब बात कर रहे हैं, कई चीज़ों को समझ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक एक सस्पिशन से मैं क्या करना चाहिए, इस पर मैं आपसे हल्के से जानना चाहूँगा। इसके अलावा मिर्गी के बारे में हमने बात करी, जो फिक्स आते हैं उस पर ब्रेन उसका, दोनों में लाइफ स्टाइल हमें अपनी कैसे रखनी चाहिए, और इन चीज़ों में न्यूरो फिजिशियन बतौर आप योगा कितना हमारा मैटर करता है इन दोनों स्थितियों में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। स्ट्रोक में जैसा कि है कि और सीजर्स में भी है, लाइफस्टाइल का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई ब्रेन पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे सीजर्स के लिए प्रिकॉशंस यही है कि भाई रात में जगना नहीं चाहिए, लेट नाइट नहीं जगना चाहिए, प्लस किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है हमको, ज़्यादा टीवी मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह नहीं देखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा शोर शराबे में तेज़ लाइट वगैरह नहीं देखनी है। तो ये तो सीजर्स के लिए हो गए, प्लस रेगुलर दवाई लेनी है। और स्ट्रोक के केस में जो प्रिकॉशंस है बेसिकली, तो प्रिकॉशंस में यही है कि लाइफस्टाइल, जैसे कि सबसे खतरनाक फैक्टर है स्मोकिंग, जो कि आजकल जितने भी यूथ है अपने, वो सिर्फ उसके लिए कि हाँ जस्ट किसी मूवी में दिखा दिया एक्टर है तो सिगरेट पी रहा है, शौक है, और एक तरीके से कह लीजिए कि नहीं इम्प्रेशन दिखाने के लिए कि हाँ भैया एक्टर ने वो टशन हो गया, फिर बिल्कुल टशन जो होता है। तो ये सब चीजें हाँ ये है कि भाई फिल्मों में नहीं दिखानी चाहिए इस तरह की चीजें। बिल्कुल। तो स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। दूसरा जो लाइफस्टाइल है, हम लोग जो जंक फूड्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हो गया, क्योंकि बाहर का फूड बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, तो वो सब चीज़ थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा एक्सरसाइज करनी होती है, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल थोड़ा सा अवॉइड करें। प्लस जैसे बहुत ज़्यादा बीपी, ये शुगर इंटेक वगैरह या सॉल्ट इंटेक नहीं करना चाहिए। और रेगुलर 30-35 साल जैसे इंसान की बीते तो एक रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए पेशेंट को। हेल्थ के लिए प्रिकॉशंस जो है शुरू भले आपको कोई सिम्टम नहीं हो। ज़्यादातर केसेस में लोग देखते हैं कि बीपी रहता है 200, सवा 200 लेके ओपीडी में आते हैं हम लोग के, और सिम्टमों को होते हैं लेकिन सब नज़रअंदाज करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई कोई भी सिम्टम हो रहा है, हेडेक वगैरह हो रहा है, तो आप उसको नज़रअंदाज मत करिए। और एक 30 या 35 ईयर्स के उसमें आप 6 महीने 7 महीने में एक बार रेगुलर चेकअप करा लीजिए, और कुछ अगर उसमें पकड़ में आता है तो उसका लग के इलाज करिए। नॉर्मली लोगों के बीच में क्या है, बीपी है तो बीपी जब उनको बढ़ता है तभी वो दवाई खाते हैं, वैसे नहीं खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि अरे यार दवाई खाएंगे तो हम जिंदगी भर खानी पड़ेगी। जी जी हाँ, ये दो भ्रांतियां हैं। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल बात सही है कि लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कई बार सेम ही डोज में चले। बिल्कुल। तो लोग ये भी गलती करते हैं, सिर्फ दवाई खाते रहते, नापते नहीं है। तो मेरा ये कहने मतलब है कि उसमें हम लोग को यही करना होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसमें प्रॉपरली हम लोग को नापते हुए चलना होता है। ये नहीं कि सिर्फ हम दवाई खा रहे हैं, क्योंकि ये कब बढ़ने लगे कब घटने लगे नहीं मालूम। और ऐसा भी नहीं कि दवाई जिंदगी भर चलती। कई पेशेंट ऐसे हैं जो 2-2 साल हो चुके हैं आज की डेट में और कोई बीपी की दवाई नहीं चल रही, वो उनका नॉर्मल चल रहा है। डिपेंड ऑन लाइफस्टाइल है, अपनी चीजों को लेकर उन्होंने लाइफस्टाइल कर लिया, योगा वगैरह कर लिया, आपने स्ट्रेस कम हो गया, डाइट का मैंने बताया, थोड़ा एक्सरसाइज करा, कोई स्मोकिंग नहीं, कोई अल्कोहल वगैरह नहीं,
तो ये सब अगर नशा वगैरह आप नहीं करते हो, लाइफस्टाइल अपनी अच्छी लगते हो, स्ट्रेस फ्री रखते हो, तो जनरली इस तरीके की बीमारियां नहीं होंगी। मतलब आप बच सकते हो इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल जो है आपकी हेल्दी फिटनेस का राज है। बिल्कुल। और बाकी जैसा आपने बोला कि भाई स्ट्रोक के अगर सिम्टम्स कोई सस्पेक्ट कर रहा है, तो जैसा भाई मैंने बताया कि भाई जितनी जल्दी आप हॉस्टल में आएंगे 4.5 घंटे के अंदर अगर आते हैं, तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है थ्रोम्बोलाइज करने की, अगर क्लॉटिंग वाला है तो। और दूसरे में भी अगर ट्रीटमेंट हम जल्दी इनिशिएट कर देंगे तो थोड़ा सा रिकवरी जल्दी आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जब भी आपको सस्पिशन हो रहा है, भले ना हो वो कुछ और हो, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा? वो डॉक्टर ही एक्सपर्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन आपको लग रहा है हल्के में इनको नहीं लेना है। ये नहीं कि आप वेट करें, कई बार आदमी वेट करता, अच्छा ठीक सही हो गया फिर छोड़ दिया। क्योंकि TIA एक एंटिटी होती है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हम लोग बोलते हैं उसको, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रोक। लकवा वो भी होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली क्लॉटिंग आ रही थी, लेकिन समहाउ दूसरी वेसल्स खुल गई जिसकी वजह से क्लॉटिंग रिजॉल्व हो गई, तो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो गया। बिल्कुल, बट हमको मैनेज वो करना है, क्योंकि दोबारा कब स्ट्रोक आ जाए नहीं मालूम। बिल्कुल। तो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी डॉक्टर से हमें परामर्श लेना ही होता है। डॉक्टर अमित जी, आपने आज हमें कई चीज़ों के बारे में बताया, फिट्स और ब्रेन स्ट्रोक, कई भ्रांतियां दूर करी और अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के हेल्थ कॉर्नर में जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अमित चंद्रा जी, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर बातचीत की। और देखिए, अगर फिट्स और ब्रेन स्ट्रोक्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भ्रांतियां होती हैं, उनको आज डॉक्टर अमित ने दूर करने की कोशिश की है। और अगर आपने भी डॉक्टर अमित की बातों को ध्यान रखा और जिस तरह से कहा गया है कि चीज़ों को ध्यान में रखिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, वेस्टर्न कल्चर से चीज़ों को दूरी बनाए रखें, और इसके अलावा समय समय पे डॉक्टर का परामर्श लेते रहे, तो आप ये फिट्स यानी मिर्गी जैसे दौरे और ये ब्रेन स्ट्रोक की जैसी बीमारियां, जो गंभीर बीमारी हैं, इनसे आप बचे रहेंगे। फिलहाल हेल्थ कॉर्नर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार।